नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी वेनेजुएला के तेल टैंकर पर ट्रंप की कार्रवाई से मचे बवाल की। साथ ही बात होगी सत्ता के लिए यमन में हो रहे भीषण संघर्ष की। करेंगे इन विषयों पर चर्चा भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में बहुप्रतीक्षित आम चुनाव की घोषणा। 12 फरवरी को होगा संसदीय चुनाव। मतदाता जुलाई चार्टर पर होने वाले जनमत संग्रह के लिए भी करेंगे मतदान। इमरान खान के खास पूर्व आईएसआई पर गिरी पाकिस्तान सेना की गाज। फैज हमीद को 14 साल की सजा। राजनीतिक गतिविधियों और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन सहित 4 आरोप। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच युद्ध जैसे हालात। ट्रंप के कमांडो ने बीच समंदर में जब्त किया तेल टैंकर। वेनेजुएला ने बताया समुद्री डकैती। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया को भी दी धमकी। युद्ध समाप्त कराने के लिए यूक्रेन ने सौंपा 20 सूत्री नया शांति प्लान। रूस नियंत्रित क्षेत्रों पर दिए सुझाव। जर्मनी ने सप्ताहांत पर बातचीत की जताई उम्मीद। रूस ने अमेरिका के साथ मतभेद की अटकलों को किया खारिज। गाजा संघर्ष विराम के दूसरे चरण का प्रयास तेज। हथियार छोड़ने पर इजराइल ने हमास प्रस्ताव को किया खारिज। कहा पूरी तरह से ही डालने होंगे हथियार। हमास ने कुछ हथियारों की जब्ती का भी दिया था सुझाव। और आइए अब शुरुआत करते हैं। दुनिया एक बार फिर बड़े भू राजनीतिक टकराव के मुहाने पर खड़ी है और वजह बना है वेनेजुएला का एक तेल टैंकर, जिस पर अमेरिकी सैनिकों की कार्रवाई ने हालात को अचानक युद्ध की दहलीज पर पहुंचा दिया है। ट्रंप प्रशासन की यह ऑपरेशन सीजर चाल न सिर्फ मादुरो सरकार पर सीधा दबाव है, बल्कि कैरेबियन सागर मंच पहले ही से ही मौजूद भारी अमेरिकी सैन्य तैनाती को देखते हुए यह सवाल भी खड़ा कर रही है कि क्या यह सिर्फ चेतावनी है या आने वाले संघर्ष का पहला पड़ाव। दुनिया में अब तक कई जंग को रोकने का दावा करने वाले ट्रंप ने अब वेनेजुएला के तेल टैंकर पर कब्जा कर मादुरो के सामने युद्ध की चुनौती पेश कर दी है। अमेरिकी सेना की ताजा कार्रवाई कभी भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। ताजा घटनाक्रम में ट्रंप ने वेनेजुएला के एक तेल टैंकर युक्त जहाज पर अपने सैनिक को उतारकर कब्जे में ले लिया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कई अमेरिकी सैनिकों को हेलीकॉप्टर से जहाज के डेक पर उतरते हुए दिखाया गया। राइफल उठाए हुए सैनिक जहाज के पुल में अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक जब्त किया गया जहाज अवैध तेल शिपिंग नेटवर्क का हिस्सा था, जिसका इस्तेमाल वेनेजुएला और ईरान से प्रतिबंध लगाए गए तेल को ढोने के लिए किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक तेल का ये जहाज अमेरिका के एक अन्य प्रतिद्वंदी देश क्यूबा की ओर जा रहा था, जिसे अमेरिकी तट रक्षक ने सीज कर लिया। आरोप है कि तेल की कमाई से विदेशी आतंकवादी संगठनों को मदद पहुंचाई जा रही थी। हालांकि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को मादुरो ने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य आक्रामकता करार दिया। राष्ट्रपति मादुरो ने कहा कि लंबे समय से ट्रंप की कोशिश वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर कब्जा और उन्हें हटाने की है, जिसे कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के ऊपर हवाई क्षेत्र को बंद करने और अपने लड़ाकू जेट उड़ाकर ताकत का प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप काराकास के खिलाफ कई बार सख्ती बरतने की बात भी कह चुके हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने मादुरो के दिन गिने चुने रहने की चेतावनी भी दी थी, जिसे जमीनी कार्रवाई शुरू करने का संकेत माना गया। दरअसल पिछले कई महीनों से ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के ड्रग कोर्टल को खत्म करने के नाम पर कैरिबियाई सागर में विशाल फौजें उतार रखी हैं, जिसमें कई परमाणु बम वर्षक विमानों और समुद्री युद्धक जहाज शामिल हैं। ये सैन्य तैनाती एक दशक में सबसे अधिक है। बहरहाल विशेषज्ञ तेल टैंकर पर कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना को उतारने की योजना को मादुरो पर दबाव बनाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के इन कदमों की खुलकर आलोचना की है। जानकारों का मानना है कि मादुरो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से पहले ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तेल पर चोट करना चाहते हैं, ताकि अगर जंग हुई तो मादुरो को जंग के मैदान में अधिक दिनों तक टिकना मुश्किल हो जाए। दरअसल सितंबर के बाद से अमेरिका ने कैरिबियन सागर के अलावा पूर्वी प्रशांत महासागर में मादक पदार्थों की तस्करी में कथित तौर पर शामिल कई नौकाओं पर घातक हमले किए।
जिसमें अब तक 80 से अधिक लोग मारे गए हैं। दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एक और झटका उस वक्त लगा जब विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता मारिया कोरिना मचाडो 11 महीने बाद ओस्लो में सार्वजनिक तौर पर नजर आई। हालांकि शांति पुरस्कार उनकी बेटी ने ग्रहण किया। तो देखा आपने इस खास रिपोर्ट को, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। जितेंद्र त्रिपाठी, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है कि क्या अभी जो मौजूदा स्थिति है ये ट्रंप की दबाव बनाने की रणनीति है या कुछ और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा जो आसपास के तमाम देश हैं उन पर? नहीं, देखिए, ये सिर्फ दबाव बनाने की है अमेरिका की। आप ये सोचिए कि ड्रग कार्टेल जो है वो वेनेजुएला से ज्यादा कोलंबिया में होता है। ड्रग कार्टेल मौजूद है वेनेजुएला से ज्यादा। मेक्सिको और कनाडा से ट्रंप ने खुद कहा है कि फेंटानिल ड्रग्स आती हैं, और ट्रंप ने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ पाबंदी लगाएंगे। लेकिन पाबंदी किसके खिलाफ लगा रहे हैं? वेनेजुएला के खिलाफ। क्यों? एक, वेनेजुएला की सरकार उनकी पसंद की सरकार नहीं है। दूसरा ये कि वेनेजुएला में ज्ञात स्रोतों से अप्रूव्ड जो है नोन डिपॉजिट है तेल के, वो 303 अरब बैरल, यानी कि आप समझ लीजिए कि 49,500 करोड़ लीटर तेल है। वेनेजुएला आज के तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा तेल का भंडार रखता है जी। लेकिन यह है कि 50 लाख लीटर बैरल प्रतिदिन के से वेनेजुएला पिछले 22 साल में वेनेजुएला का उत्पादन जो है 5 लाख पे आ गया, 1 लाख पे आ गया है, 10 लाख पे, सॉरी 50 लाख से 10 लाख पर आ गया। और अब मादुरो के खिलाफ इसीलिए कार्रवाई हो रही कि मादुरो अमेरिकी सरकार के या कैपिटलिस्ट सरकार के खिलाफ है। पिछले 15 साल से ज्यादा से, इवन जब चावेज जिंदा थे भूतपूर्व राष्ट्रपति, तभी से उनको गद्दी से हटाने का की योजना बनाई जा रही थी। देखिए, स्पष्ट बात यह है, कोई सरकार आपकी तरह नहीं हो सकती या आपके खिलाफ नहीं हो सकती या आपके हिसाब से लोकतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर के उस सरकार को गिराएं। और अमेरिका की लेकिन जितेंद्र त्रिपाठी जी, एक सवाल भी बड़ा अहम हो जाता है कि इसकी मादुरो की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कितना बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से जो बातें अभी तक निकलकर साफ आ रही हैं वो आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस पर कितना बड़ा प्रभाव नजर आ रहा है? देखिए, अर्थव्यवस्था पे असर तो पड़ा है। वो वेनेजुएला, जब मैं वहां था 2002 में, जो कि दुनिया में जो इतना समृद्ध देश माना जाता था कि उसके पेट्रोलियम के एग्जीक्यूटिव सिर्फ डिनर करने के लिए फ्लाई करके पेरिस तक जाते थे, उस वेनेजुएला में आज 1/3 जनता विस्थापित हो चुकी है, दूसरे देशों में जा चुकी है। तो और चूंकि वेनेजुएला के लिए यही तेल ही एकमात्र वो साधन है वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था का, इसलिए वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तो पड़ेगा। ये एक तरह से कान ही नहीं बांह उमेटने की नीति है ट्रंप की, जो कि सिलेक्टिव है। दूसरे देशों को वो कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक वैसे ही जैसे चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, हमारे खिलाफ 50% टैरिफ लगा दिया। तो ऐसे में एक सवाल और आता है कि अगर कच्चे तेल के दाम मान लीजिए बढ़ते हैं तो क्या जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि युद्ध छिड़ सकता है, क्या इस तरह की भी कोई बात नजर आती है आपको भविष्य में? देखिए, अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो निश्चित ही अमेरिका चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा तेल भंडारों पे कब्जा किया जाए, और वेनेजुएला उसके लिए सबसे अच्छा टारगेट, सबसे अच्छा शिकार हो सकता है। इसलिए ट्रंप करेंगे तो कुछ कार्रवाई, लेकिन वो कहां तक नैतिक या वैधानिक होगी इस पर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि अभी भी यहाँ पे वेनेजुएला के तेल टैंकर को जब्त किया गया, वो अंतरराष्ट्रीय समुद्र है, वो अमेरिका का समुद्र नहीं जी। और क्यूबा जा रहा था अगर वेनेजुएला का टैंकर। आप ये ध्यान रखिए कि क्यूबा जो है वो भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और वो उसके भी खिलाफ अमेरिका है। तो ये दूसरे देशों के अंतरराष्ट्रीय उसमें जल में, दूसरे देशों के अधिकार के जल में आप जा करके ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो वैसे ही अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ।
निश्चित तौर पर जितेंद्र जी, ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले भविष्य में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर यमन की है। वहां क्या कुछ हालात बने हुए हैं उससे आपको रूबरू कराएंगे, रिपोर्ट भी दिखाएंगे और उसी रिपोर्ट पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहती हूँ, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। Treat every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन? अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गृह युद्ध की आग में 1 दशक से सुलगता यमन अब दोबारा विस्फोट के कगार पर खड़ा है। दक्षिणी यमन के तेल समृद्ध इलाकों पर UAE समर्थित STC के कब्जे ने न सिर्फ सत्ता संघर्ष को तेज कर दिया है, बल्कि देश के एक बार फिर से उसे 2 हिस्सों में बंट जाने का खतरा भी बढ़ा दिया है। सऊदी और UAE के टकराते हितों के बीच यमन का भविष्य किस दिशा में जाएगा, यही सवाल आज पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव की नई लकीरें खींच रहा है। करीब 1 दशक से गृह युद्ध का शिकार खाड़ी देश यमन में टुकड़ों टुकड़ों में लौटी क्षेत्रीय शांति के एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस जाने का खतरा काफी बढ़ गया है। कारण है यमन के दक्षिणी हिस्से के कई तेल समृद्ध इलाकों, हजरत मौत और महरा के बड़े हिस्से पर संयुक्त अरब अमीरात समर्थित अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल STC ने कब्जा कर लिया है। इसमें यमन की सबसे बड़ी तेल कंपनी पेट्रोम सीला भी शामिल है। इससे पहले सऊदी समर्थित स्थानीय कबीलों ने तेल राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करते हुए इस इलाके पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था। ऐसे में STC ने इसी को मौका बनाकर अपनी ताकत बढ़ाई और इलाके पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। STC कभी दक्षिणी यमन की आज़ादी का ऐलान कर सकता है और 1990 के बाद पहली बार यमन 2 देशों में बंट सकता है। दरअसल 2015 में
अरब स्प्रिंग मूवमेंट के बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बड़े पैमाने पर धावा बोलते हुए राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के मुखिया मंसूर अल हादी देश छोड़कर रियाद भाग गए थे। सऊदी अरब के नेतृत्व में कई देशों के संगठन ने हादी के समर्थन में हस्तक्षेप करने का ऐलान किया। इस लड़ाई में यूएई की बड़ी भूमिका रही। लड़ाई लंबी खिंचती देख सऊदी अरब ने हूती के साथ समझौता कर लिया। यमन दो हिस्सों में बंट गया। उत्तरी हिस्से पर हूतियों और दक्षिणी भाग पर सरकार व उसके समर्थक समूहों का नियंत्रण हो गया। इसके अलावा कुछ छोटे समूह भी चुनिंदा क्षेत्रों में सक्रिय रहे। एसटीसी भी दक्षिणी सरकार का हिस्सा था, लेकिन संगठन के मुखिया इदरास अल जुबैदी के कुशासन और भ्रष्टाचार मुद्दे पर सरकार के साथ मतभेद बढ़ते गए। आखिरकार उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। 2017 में अल जुबैदी के नेतृत्व में एसटीसी का गठन हुआ। यहीं से क्षेत्रीय वर्चस्व की भूमिका तलाश रहे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के यमन में हित टकराते नजर आए। मौका देख यूएई ने एसटीसी के पीठ पर हाथ रख दिया। एसटीसी कई अर्धसैनिक बलों पर नियंत्रण रखता है, जिन्हें मूल रूप से सुरक्षा बेल्ट के रूप में जाना जाता है। अब आमतौर पर इसे दक्षिणी सशस्त्र बल कहा जाता है। सऊदी अरब एसटीसी की कार्रवाई को एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है। सऊदी सेना ने कुछ दिन पहले ही अदन से अपने सैनिक हटा लिए थे और अब वह हालात शांत करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी ने साफ संकेत दिया है कि एसटीसी ने सीमा लांघ दी है और उन्हें ये कतई मंजूर नहीं है, जबकि यूएई स्थिति का फायदा उठाते हुए यमन में स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सीनियर डिप्लोमेट जितेंद्र त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आप ही का रुख कर रहा हूं और सवाल यह है कि एसटीसी जिस तरह से अभी जो पकड़ बनाए हुए है, तो यमन क्या, सवाल यह आता है कि यमन क्या दो भागों में बंट जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर आगे क्या होगा, किस तरह से वहां की आवाम सुरक्षित रह पाएगी? ठीक है, यमन 1990 तक तो दो भागों में बटा ही हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी यमन। देखिए, बड़ी विचित्र बात यह है कि एसपीसी के अध्यक्ष जो हैं वो साना में स्थित यमन की सरकार में वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अलग होकर के ऐसा किया है। तो मुझे लगता है कि ये जल्दी ही अलग अलग दो भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि पहले यूएई और सऊदी अरब अलग अलग समर्थन कर रहे थे, बाद में कुछ पहले एक साथ आ गए और तब वहां शांति 2022 से स्थापित हुई। वो शांति फिर भंग हो रही है। नहीं, तो सऊदी और यूएई के बीच जो बात है वो क्या अपने हितों को लेकर साफ तौर पर क्या ये बहुत बड़ी वजह रही है जिससे जो अभी मौजूदा स्थिति है वो इतनी तनावपूर्ण बनी हुई है? देखिए, ये भी रही, हालांकि अब ये है कि सऊदी और यूएई दोनों ही सुन्नी है, लेकिन और हूती जो है वो शियाइट, और ये जो ग्रुप है ये भी शियाइट। लेकिन यहाँ शिया सुन्नी को छोड़ करके उस महत्वपूर्ण देश में, छोटा है लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अफ्रीका के हॉर्न पे कोने में स्थित है, तो उस पर कब्जा करने, उस पर अपना प्रभाव जमाने की बात हो रही है दोनों देशों के बीच में। ये होड़ लगी हुई और इसी की वजह से इस विरोध को हवा दी गई। और अब हालत ये है कि अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्रुप्स का कब्जा, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो साउथ ट्रांजिशन ग्रुप एसटीसी है, और दूसरा हूती वाले तो ऊपर हैं नॉर्दर्न यमन में। तो अब ये बहुत ही, जिसको आप कहते हैं, बड़ी क्षणभंगुर शांति थी और अब ये इसके नष्ट होने का खतरा बना। ऐसे में जितेंद्र जी, आपको भविष्य क्या नजर आता है? मौजूदा वर्तमान में तो स्थिति तो हम देख रहे हैं कि जस की तस बनी हुई है, आपको भविष्य क्या नजर आता है कि आगे किस राह पर ये जो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जाता हुआ नजर आ रहा है, और किस तरह से ये इससे बचाव कर सकते हैं वहां की आवाम का? देखिए, भविष्य में तो ये देश दो देशों में बंट जाएगा। अगर दक्षिण में मान लिया ये रहे तो उत्तर में हूती हैं और हूती ईरान समर्थित शिया, और ये लोग सुन्नी लोग जो हैं ये इनको समर्थन दे रहे हैं। तो ये दो भागों में तो निश्चित ही जल्दी से बढ़ जाएगा। हाँ, नरसंहार होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि किसी भी देश का विभाजन होता है आज के आधुनिक युग में तो बिना कुछ। ऐसे में सवाल ये भी आता है जितेंद्र जी कि क्या इंटरनेशनल फोरम से इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है जिससे वर्ल्ड फोरम पर ये स्थिति को सामान्य किया जा सके?
हो सकता है कि जो अरब लीग कुछ करे कि अपनी कुछ सेना भेज करके वहां शांति स्थापित करने में मदद करे, लेकिन ये अभी बात की बात है। अभी तो दोनों देशों के बीच में मतभेद जो है ये सऊदी अरब और यूएई उसको सुलझाना बाकी है इस मामले में। और सब मामले में तो एक तरह से एक ही मत रखते हैं, लेकिन इस मामले में ये मतभेद जब तक सुलझाया नहीं जाएगा तब तक अरब लीग या यूनाइटेड नेशंस भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इन्हीं लोगों का नहीं, इसमें बड़ी शक्तियों का भी हित इन्वॉल्व है, क्योंकि ये अफ्रीका के हॉर्न पर स्थित है। इसलिए सामरिक दृष्टि से ये देश बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, छोटा भले हो भौगोलिक दृष्टि। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, इन विषयों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है और मौजूदा स्थिति क्या है और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, इस पर हमने चर्चा भी की। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में, जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हों उन पर। और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख फैज हमीद को 14 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। फैज हमीद को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी माना जाता है। पाकिस्तानी सेना के वर्तमान प्रमुख असीम मुनीर से उनके अच्छे संबंध नहीं थे। फैज हमीद ने असीम मुनीर के बाद ISI के प्रमुख का पद संभाला था। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद आम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को नई संसद के चुनाव के लिए मतदान होगा। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त नसीर उद्दीन ने चुनावी तारीखों की घोषणा की। दरअसल बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से चुनाव कराने की मांग उठ रही थी। म्यांमार के राखाइन प्रांत में हुए एक सैन्य हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई, वहीं 70 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हमले में अस्पताल का एक पूरा हिस्सा तबाह हो गया। राखाइन राज्य के अधिकतर हिस्से अलगाववादी समूह अराकन आर्मी के नियंत्रण में है। दरअसल म्यांमार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ही सेना और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष बढ़ गया है, क्योंकि विद्रोही गुट अपने नियंत्रण वाले इलाके में चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। जापान ने गुरुवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास किया। चीन और रूस के विमानों की संयुक्त गश्त और जापानी जेट पर चीनी विमानों द्वारा रडार लॉक किए जाने की घटना के बाद ये संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया। दरअसल मंगलवार को चीन और रूस ने मिलकर बॉम्बर और अन्य सैन्य विमानों के साथ जापान के पास के क्षेत्रों में गश्त की थी। नेपाल की अंतरिम सरकार मौजूदा संविधान में संशोधन की तैयारी में है। यह संविधान संशोधन आबादी के आधार पर समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और सरकारी अधिकारियों के लिए कार्यकाल की सीमा तय करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। संशोधन को लेकर जेनजी प्रतिनिधियों और सरकार के बीच 10 सूत्रीय समझौता हुआ है। समझौते के अनुसार एक उच्च स्तरीय संविधान संशोधन सिफारिश आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित हितधारक, स्वतंत्र विशेषज्ञ और जेनजी प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की है। ये अब 3.5% से 3.75% के बीच है। यह करीब 3 साल में इसका सबसे कम स्तर है। फेड की रेट कट से घरेलू मार्केट में शॉर्ट टर्म में रैली की संभावना बन सकती है। वहीं वैश्विक बाजार पर भी इस कटौती का सकारात्मक असर पड़ सकता है।